हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। और यहां पर देखा जाए ये वीडियो क्लास आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर हम लोग बात करेंगे बीपीएससी और यूपीपीसीएस के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ देखा जाए तो ये क्लास आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस की परीक्षा हो, पेट की परीक्षा हो, या अन्य कोई एक दिवसीय परीक्षा, चाहे वो बैंक, एसएससी, रेलवे, कोई भी परीक्षा हो, जहां पे भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं उस दृष्टिकोण से देखा जाए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होती है। और यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखा जाता है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपके मुख्य परीक्षा में भी काम आए। तो मतलब सीधा सा है कि प्रीलिम्स के फैक्ट और मेंस का डाटा आपको इस वीडियो क्लास से मिल जाता है। प्रतिदिन ये वीडियो क्लास शाम को 7:30 बजे अपलोड हो जाती है। और इस वीडियो क्लास को हम लोगों ने मासिक पैकेज बनाकर रखा है, और मासिक पैकेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर की क्या क्या चीजें हम मासिक पैकेज में आपको प्रोवाइड करते हैं, आइए मैं आपको बता देता हूं। तो ये मासिक पैकेज जो है, इस मासिक पैकेज में डेली शाम को 7:30 बजे आपको वीडियो क्लास मिल जाती है। प्रतिदिन देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग पीडीएफ आपको शेयर की जाती है। साथ ही साथ जो क्लास पिक्टोरियल पीपीटी होती है वो भी शेयर की जाती है। प्रतिदिन 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है। ये तो हमने बात की जो हम दैनिक रूप से करते हैं, ठीक है। लेकिन हम मासिक रूप से क्या करते हैं, क्या प्लान है हमारा इसी पैकेज के अंतर्गत देखा जाए तो इसी पैकेज के अंतर्गत मासिक प्लान हमारा यह है कि महीने के एंड में हम लोग पूरे महीने का कंपाइल्ड पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं। और कंपाइल्ड पीडीएफ ना सिर्फ हिंदी में अपितु इंग्लिश में भी होती है, यानी कि लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। कंटेंट सेम टू सेम कंटेंट होता है, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो। और साथ ही साथ करंट अफेयर का एक फुल टेस्ट होता है जिसमें 100 एमसीक्यू होते हैं। पूरे महीने के जो बेस्ट एमसीक्यू होते हैं वो उसमें समाहित किए जाते हैं। और इसके इतर देखा जाए तो बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस की जो मासिक क्लासेस में लेता हूं उसकी भी पीडीएफ इसी ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है। और यहां पर देखा जाए जो ये मासिक पैकेज है, इस मासिक पैकेज का एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा गया है। जब आप इस मासिक पैकेज को ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिएगा। उसके बाद वहां से हेल्पलाइन टीम जो हमारी है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी। व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप ऐड हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखा जाए तो आपको डेली जो पीडीएफ है वो प्रिंटेबल पीडीएफ प्राप्त होती रहेंगी। और ज्वाइन कैसे करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं ज्वाइन कर सकते तो आइए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। आप गूगल ओपन करिए और गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च करना होगा समसामयिक घटना चक्र। ठीक है, समसामयिक घटना चक्र आप सर्च करेंगे। जैसे ही आप समसामयिक घटना चक्र सर्च करेंगे तो उसके बाद देखा जाए एक टैब खुल जाएगा। ठीक है, होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर आप क्लिक करें और होम पेज जैसे आप क्लिक करेंगे, होम पेज ओपन होने के बाद सीधे सीधे हमारा जो यहां पर देखा जाए आपको जाना है वीडियो लेक्चर के सेक्शन में। ठीक है, वीडियो लेक्चर के सेक्शन को आपको ओपन करना है। यहां पर घटना चक्र के द्वारा संचालित जितने भी कोर्स हैं, जितनी भी वीडियो क्लासेस हैं, वो सारी वीडियो क्लासेस के बारे में यहां पर आपको जानकारी एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, चाहे वो बीपीएससी का कोर्स हो, करंट अफेयर का मासिक कोर्स हो, 70+ नंबर वाली जो सीरीज हमारी आई थी उसका कोर्स हो। अब यहीं पर देखा जाए आगे 71वीं बीपीएससी के बाद देखा जाए तो एक नया स्लॉट बनने वाला है जिसमें होगा जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए 7 डे स्कीम हम लेकर आ रहे हैं, उसकी वीडियो क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए मासिक पैकेज है करंट अफेयर का, इस पर आप क्लिक करें और यहां पर देखा जाए तो सारी चीजें आपको दिख रही हैं सीधे सीधे। ठीक, यह है हमारा मासिक पैकेज का पैकेज लगा हुआ है अगस्त 2025 का। यहां पर जब आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ पर, तो यहां मूल्य आपको दिख रहा है सेल प्राइस 25 रुपए। लेकिन आप घटना चक्र की किताबें खरीदते हैं उसके आगे क्यूआर कोड दिया रहता है, क्यूआर कोड दिया रहता है। उस क्यूआर कोड को अगर आपने स्कैन कर रखा है तो आपके वॉलेट में कुछ कॉइन होगी। तो ये मूल्य जो 25 रुपए दिख रहा है ये घट के कितना हो जाएगा, ये 18.75 रुपए हो जाएंगे। और 18.75 रुपए में आप सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इतनी सारी सुविधाएं आपको वहां पर मिलती हैं। ठीक है, आप डेमो वीडियो देख सकते हैं, लोगों का रिव्यू देख सकते हैं, सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर की सीरीज है, इस सीरीज को देखते हैं और क्या क्या चीजें आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उन सारी बातों पे आइए चर्चा करते हैं एक एक कर। ठीक है, पहली खबर क्या है, 4 नई रेल परियोजनाओं को केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। ये 4 नई रेल परियोजनाएं हैं, इनको केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं इन परियोजनाओं के बारे में। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 27 अगस्त को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देखा जाए तो 12,328 करोड़ रुपए की 4 नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, इसमें देखा जाए कौन कौन सी 4 नई रेल परियोजनाएं हैं। पहला गुजरात में,
कच्छ क्षेत्र में, गुजरात के कच्छ क्षेत्र के लिए है। देखा जाए तो यहाँ पर देसल पर हाजीपीर, लूना और वायोर लखपत नई रेल लाइन, इसकी लागत कितनी होगी? इसकी लागत होगी 2526 करोड़ रुपए। ठीक है। और दूसरा यहां पर देखा जाए दूसरी रेल लाइन कौन सी होगी? भागलपुर जमालपुर तीसरी रेल लाइन, ये 53 किलोमीटर लंबी होगी और इसकी लागत कितनी होगी? तो यहां पर देखा जाए 1156 करोड़ रुपए इसकी लागत होगी। उसके बाद देखें जो तीसरी परियोजना है वो कौन सी है? फुर कटिंग न्यू तिनसुकिया डबलिंग परियोजना, ये 194 किलोमीटर की होगी और यहां लागत कितनी होगी इसकी? 3634 करोड़ रुपए इसकी लागत होगी। और साथ ही साथ कर्नाटक और तेलंगाना क्षेत्र में देखा जाए तो सिकंदराबाद संथनगर, ठीक है, सिकंदराबाद सनत नगर वाडी परियोजना, ये चौथी परियोजना है। तो ये कुल 4 परियोजनाओं को केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। कौन कौन सी परियोजना है, किन किन राज्यों में है, ये आप याद रख सकते हैं। गुजरात में, बिहार में, असम में और कर्नाटक तेलंगाना के बीच में परियोजनाएं चारों संचालित होंगी। और इससे होगा क्या? तो इन परियोजनाओं से देखा जाए तो 565 किलोमीटर की नई रेल मार्ग जुड़ेंगे और 3108 गांव और 47 लाख से अधिक लोग इससे लाभान्वित भी होंगे। ठीक है। तो ये 4 जो परियोजनाएं हैं, रेल परियोजनाएं, ये आपके परीक्षा के महत्वपूर्ण हो जाती है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आइए अगली खबर पे चर्चा करते हैं। देखा जाए महिला सुरक्षा पर नारी 2025 रिपोर्ट, ये नारी 2025 रिपोर्ट है। ये आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इसका आप प्रीलिम्स में तो प्रयोग कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप इसका मुख्य परीक्षा में भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आप मेंस में भी इस डाटा का प्रयोग कर सकते हैं। महिला सुरक्षा से संबंधित जो टॉपिक आते हैं जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 में आ गया, यह निबंध में महिलाओं पर निबंध लिखने के लिए आता है। अक्सर देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण पर निबंध आता ही आता है, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, आप आरओ की परीक्षा देने जा रहे हैं मुख्य परीक्षा, या यूपीपीसीएस मेंस देने जा रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर देखा जाए इन सभी एग्जाम में ये रिपोर्ट आप कोट कर सकते हैं। ये आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी है। ठीक है। देखा जाए तो हाल ही में महिला सुरक्षा पर नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, जिसको आप शॉर्ट में नारी कहते हैं, ठीक है, नारी रिपोर्ट 2025 जारी की गई। देखा जाए तो यह सर्वे भारत के शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा भावना का मूल्यांकन किया गया। इस रिपोर्ट में लगभग 40% महिलाओं ने यह बताया कि वे खुद के शहर में ही असुरक्षित महसूस करती हैं। ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो इस डाटा को आप कोट कर सकते हैं कि नारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में जो महिलाओं की सुरक्षा भावना है उनका मूल्यांकन किया गया और 40% महिलाओं ने दावा किया कि वो अपने शहर में ही असुरक्षित महसूस करती हैं। यहां पर देखा जाए सबसे सुरक्षित शहर कौन कौन से हैं नारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार, तो कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई। ठीक है। तो यहां पर ये कुछ शहर हैं और इनमें से अधिकतर शहर देखा जाए तो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके हैं, जैसे कोहिमा हो गया, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर, ये सब जो है ये पूर्वोत्तर के हैं। विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, मुंबई, ये सब सुरक्षित शहर हैं। वहीं पर देखा जाए सबसे अनसेफ शहर या सबसे असुरक्षित शहर कौन कौन से हैं, तो सबसे असुरक्षित शहरों में देखा जाए तो किसका स्थान आता है? यहां पर देखा जाए दिल्ली, पटना, जयपुर, फरीदाबाद, कोलकाता, श्रीनगर और रांची का स्थान आता है, रांची का नाम आता है। ठीक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सुरक्षित शहरों में महिलाओं को अधिक समानता, नागरिक भागीदारी, बेहतर पुलिस व्यवस्था और अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। ठीक है। और यह सर्वे देखा जाए तो 31 शहरों के 12,770 महिलाओं पर आधारित है। 31 शहरों में यह सर्वेक्षण किया गया और उसी के आधार पर देखा जाए तो 40% महिलाओं ने माना कि वो अपने शहर में ही असुरक्षित महसूस करती हैं। सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर, मुंबई को माना गया। सबसे अनसेफ शहर या सबसे असुरक्षित शहर देखा जाए महिलाओं ने किसको माना, या महिलाओं के जो आंकड़ा था या सर्वे था उस सर्वे के आधार पर किसको डिक्लेयर किया गया, तो दिल्ली, पटना, जयपुर, फरीदाबाद, कोलकाता, श्रीनगर और रांची को डिक्लेयर किया गया। चलिए आगे देखें। देश का पहला नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया गया है। अब ये देश का पहला बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया गया है, चर्चा कर लेते हैं इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 27 अगस्त को देश का पहला नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया है। ठीक है। देखा जाए तो बायो E3 नीति के तहत बायो E3 चैलेंज फॉर यूथ और नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क ये दोनों लॉन्च किए गए हैं, इनकी शुरुआत की गई है। जिसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो युवा नवप्रवर्तक है, युवा नवप्रवर्तकों को स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, औद्योगिक क्षेत्र में जैव औद्योगिक समाधान विकसित करने के लिए प्रेरित करना है। और इसी वजह से देखा जाए नेशनल बायो फाउंड्री मिशन और बायो E3 चैलेंज फॉर यूथ इन दोनों की शुरुआत की गई है। कब की गई? 27 अगस्त को शुरुआत की गई।
जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह है उन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो इसमें मासिक प्रतियोगिताएं, नगद पुरस्कार, मेंटरशिप, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फंडिंग और संस्थागत समर्थन शामिल है इन प्रोग्राम में। ये जो चैलेंज है, इन चैलेंज में यहां पर देखा जाए तो ये पहल भारत के बायो अर्थव्यवस्था को तेजी से $300 बिलियन तक पहुंचाने में एक रणनीतिक कदम भी, जो रणनीतिक कदम माना जा रहा है इसको। ठीक है, कि जो भारत का जो बायो अर्थव्यवस्था है, बायो इकोनॉमी है, उसको बूस्ट करने की दिशा में ये जो चैलेंज है, ठीक है, ये चैलेंज महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो पीएम स्वनिधि योजना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो पीएम स्वनिधि योजना है इसको विस्तार दे दिया गया है 2030 तक के लिए, और आइए इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बन सकते हैं, उन पे सवालों पे चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना को पुनर्गठित कर 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। अब ये योजना कब तक संचालित होगी? देखा जाए कोविड के टाइम पीरियड पर जो ये पीएम स्वनिधि योजना है इसकी शुरुआत की गई थी। जो रेडी पट्टी वाले छोटे दुकानदार होते हैं उनके लिए बेसिकली ये लोन योजना थी कि छोटे मोटे जो आप काम धंधे स्टार्ट करना चाहते हैं, रेडी पट्टी पे लगाते हैं, ठेला इत्यादि लगाते हैं, उनको लोन मुहैया कराया जाए ताकि वापस से वो कोविड के बाद ग्रो कर सके और मुख्य धारा में जुड़ सके। ठीक है, इसी वजह से देखा जाए पीएम स्वनिधि योजना स्टार्ट की गई थी और इसको विस्तार दे दिया गया है। ये 31 मार्च 2030 तक इसको विस्तारित किया गया है। इस पर देखा जाए तो 7,332 करोड़ रुपए खर्च होंगे और कुल 1.15 करोड़ लाभार्थी, 50 लाख नए शामिल होंगे, यहां पर उनको लाभ मिलेगा। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत देखा जाए तो अब पहली जो ऋण है उसकी किस्त, अब पहली ऋण किस्त कितना 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 15,000। पहले 10,000 तक आप लोन ले सकते थे, अब उसको 15,000 कर दिया गया है। ठीक है, और दूसरे वाले में देखा जाए जब पहले आप कंप्लीट कर देते थे, जैसे पहले आपको 10,000 रुपए का लोन मिला, या 10,000 रुपए का लोन लीजिए, अपना काम धाम करते रहिए। फिर क्या किया आपने, पहली किस्त भर दी, फिर आप दूसरी किस्त के लिए एलिजिबल हो जाते थे। तो दूसरी किस्त मिलती थी कि आपको 20,000 रुपए मिलती थी, कि पहली बार में आपको 10,000 मिला, दूसरी बार आप लेना चाहते हैं, अपना जो कारभार है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 20,000 रुपए सरकार देती थी। ठीक है, तो अब वो दायरा जो है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले जो 10,000 मिलते थे उसको बढ़ा के कितना 15,000 कर दिया गया कि पहली जो किस्त होगी वो 15,000 की होगी, और जब पहली किस्त आप कंप्लीट भर देंगे तो उसके बाद जो आपको दूसरी किस्त मिलती थी जिसमें आप 20,000 के लिए एलिजिबल होते थे, अब वो बढ़ा के कितनी कर दी गई है, वो बढ़ा के 25,000 कर दी गई है, यानी आपको 25,000 रुपए मिलेगा। और जो तीसरी किस्त है उसको एज इट इज ही रखा गया है, जबकि तीसरी किस्त जो है वो 50,000 रुपए पहले भी थी, 50,000 रुपए अभी भी रखी गई है। ठीक है, यहां पर देखा जाए समय पर दूसरी किस्त चुकाने वाले रेहड़ी पट्टी वालों को देखा जाए तो यूपीआई से जुड़े एक रुपे क्रेडिट कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। यूपीआई से जुड़ा हुआ एक रुपे क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा। यहां पर देखें जिन पर डिजिटल भुगतान करने वालों को, रेडी पट्टी वाले जो है ये डिजिटल भुगतान करते हैं तो इनको 1,600 रुपए तक का कैशबैक भी मिलने का यहां पर सुविधा प्रदान किया गया है। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो दायरा है किस्त का, उस किस्त के दायरे को बढ़ा दिया गया है और पीएम स्वनिधि योजना को भी विस्तार दे दिया गया है। परीक्षा में आपसे डेट पूछ सकता है कब तक इसको विस्तारित किया गया है, तो ये 31 मार्च 2030 तक इसको विस्तारित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब तक इस योजना के तहत लगभग देखा जाए 96 लाख से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं, जिनकी कुल राशि 13,797 करोड़ रुपए है, और इससे 68 लाख से अधिक रेडी पट्टी वाले लाभान्वित हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगली खबर क्या है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। राज्य समर्थित बायोचार कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य। अब ये राज्य समर्थित बायोचार कार्यक्रम जो है इसको शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है, ठीक है, जिसने राज्य समर्थित बायोचार कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, तो हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है जिसने राज्य समर्थित बायोचार कार्यक्रम शुरू किया है। यहां पर देखा जाए तो 10 साल की इस योजना के तहत लगभग 28,800 कार्बन क्रेडिट उत्पन्न होने की संभावना है। ये 10 साल तक योजना चलेगी, राज्य समर्थित जो बायोचार कार्यक्रम है। यहां पर देखा जाए तो इसके लिए जो हिमाचल का नैडी है, ठीक है, यहां पर स्थित है डॉक्टर YS परमार औद्योगिक और वानिकी विश्वविद्यालय। ठीक, डॉक्टर YS परमार औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश, वन विभाग और चेन्नई के प्रोक्लाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच में ये बायोचार है, इसके लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया गया है। राज्य समर्थित बायोचार के लिए इन संस्थाओं के बीच में आपस में समझौता भी किया गया है। यहां पर देखा जाए तो कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में शिमला में हुआ, और पहला बायोचार संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया, तो पहला बायोचार संयंत्र जो है ये हमीरपुर जिले के नेरी में स्थापित किया गया। कहां पर, हमीरपुर जिले में नेरी पड़ता है, उसी नेरी में पहला बायोचार संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं, बायोचार के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। तो बायोचार कार्बन युक्त चारकोल जैसा कठोर पदार्थ होता है। ये कार्बन युक्त जो चारकोल होता है उसी की भांति एक कठोर पदार्थ होता है जिसे पायरोलिसिस प्रक्रिया, ठीक है, ये पायरोलिसिस प्रक्रिया मतलब बायोमास को सीमित ऑक्सीजन में उच्च तापमान पर गर्म करने से बनाया जाता है। ठीक है, यह मिट्टी की जल धारण क्षमता को जल संरक्षण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मिट्टी की जो मिट्टी होती है उसकी जो जल धारण क्षमता होती है उसको बढ़ाता है, और साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो मृदा संरक्षण है, जल संरक्षण है, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कबूतरों के प्रभाव के अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। कबूतरों से होने वाले जो प्रभाव है, ठीक, कबूतरों से क्या इफेक्ट पड़ सकता है। देखा जाए बहुत लोग कबूतर पालते भी हैं, लेकिन कबूतर पालते हैं उससे स्वास्थ्य पर, मानव स्वास्थ्य पर देखा जाए अनेक प्रभाव पड़ते हैं। अब उन अनेक प्रभावों में देखा जाए जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं कि क्या उसके लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर कबूतर खानों से जुड़े विवाद और मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभावों की जांच के लिए एक 13 सदस्यीय समिति बनाई है। तो परीक्षा में आपसे पूछ सकता है, डायरेक्टली पूछे कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कबूतरों के द्वारा होने वाले स्वास्थ्य प्रभावों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। और देखा जाए तो कमेटी में 13 सदस्य हैं। तो वो राज्य कौन सा है, वो राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया था, गाइडलाइन जारी की थी कि एक जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार कबूतरों की वजह से देखा जाए जो कबूतर खाने हैं, कबूतर खानों की वजह से देखा जाए जो मानवीय स्वास्थ्य है उस पर जो पड़ने वाले प्रभाव हैं, उन प्रभावों के अध्ययन के लिए देखा जाए तो एक समिति बनाए, कमेटी बनाए, और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कमेटी बताए कि क्या क्या मानवीय प्रभाव पड़ते हैं यहाँ पर कबूतरों के, जो कबूतर खाने होते हैं। ठीक है, देखा जाए तो यह समिति 22 अगस्त को शहरी विकास विभाग द्वारा गठित की गई, जिसके अध्यक्ष कौन, तो पुणे के जन स्वास्थ्य निदेशक, नाम क्या है इनका, विजय कांदेवाड़। ठीक है, विजय कांदेवाड़ जो है इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर क्या है, पीएनबी द्वारा पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा की शुरुआत की गई है। ठीक है, कौन सा बैंक है जिसने पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा की शुरुआत की है। परीक्षा वहां से डायरेक्टली पूछे, सीधे सीधे आंख बंद करके टिक कर देना, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा देखा जाए तो पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा की शुरुआत की गई है। यहां पर देखा जाए तो पंजाब नेशनल बैंक ने नई दिल्ली में, कहां से, नई दिल्ली में अपनी पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य उद्यमिता नवाचार को बढ़ावा देना है, जो स्टार्टअप इंडिया पहल के अनुरूप ही है। ठीक है, ये शाखा स्टार्टअप को बैंकिंग से जुड़ी सभी सेवाएं एवं समाधान उपलब्ध कराएगी। इस पहल के लिए देखा जाए तो पीएनबी ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि पीएनबी के द्वारा पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा की शुरुआत की गई है। और ऐसे सवाल अक्सर आपके परीक्षा में पूछे भी गए, आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे ना, पीवाईक्यू, तो बैंकिंग से रिलेटेड जो करंट अफेयर के सवाल आते हैं उनमें इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई, पहला जो गोल्ड एटीएम है कौन से बैंक के द्वारा लगाया गया, रेल के अंदर एटीएम कौन से बैंक के द्वारा लगाया गया। तो अक्सर ऐसे सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए आप तैयार रहें पूरी तरीके से। और जहां भी ये जो पहला शब्द है ना, जब भी आप पढ़ रहे हो और ये पहला शब्द आपको दिख जाए तो आप समझ जाओ कि ये महत्वपूर्ण है, आगामी किसी भी परीक्षा में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे देखें। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कारों की घोषणा। कल मैंने आपको बताया था कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा देखा जाए तो जो शिक्षक पुरस्कार है उनकी घोषणा की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 शिक्षक और बिहार के 3 शिक्षकों को, ठीक, वहां पर टोटल संख्या थी 45 लोगों को शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। उन 45 में देखा जाए तो 2 यूपी के थे और 3 जो थे वो बिहार के थे, उनके बारे में बताया था। अब हम यहाँ पर राज्य शिक्षक पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखें तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राज्य शिक्षक पुरस्कारों की घोषणा की है। इस बार 12 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार और 3 शिक्षकों को देखा जाए तो मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चर्चा करें तो शिक्षकों को 5 सितंबर को मुख्यमंत्री द्वारा यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। चयनित शिक्षकों में 5 महिलाएं भी शामिल है। इंपॉर्टेंट यह है कि यहां पर देखा जाए जो कुल 15 लोगों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, 15 लोगों को जो पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, 12 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार और 3 शिक्षकों को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार। ये जो टोटल 15 शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा राज्य शिक्षक पुरस्कार, इसमें हम चर्चा कर ले तो 5 महिलाएं शामिल हैं। ठीक है, अब विजेता कौन कौन से यहाँ पर मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। जो 3 विजेता है, इन तीनों विजेताओं का नाम जान लेते हैं, महत्वपूर्ण हो जाता है। राम प्रकाश गुप्ता ये प्रधानाचार्य है
सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हमीरपुर के, साथ ही साथ छाया खरे ये अध्यापक हैं विज्ञान की, ठीक है, आर्य महिला इंटर कॉलेज वाराणसी की, और साथ ही साथ कोमल त्यागी, ठीक है, ये महर्षि दयानंद विद्यापीठ गाजियाबाद में देखा जाए तो ये शिक्षक हैं। इन तीनों शिक्षकों को देखा जाए तो मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा संपन्न करने वाली पहली सरकारी संस्थान, चर्चा कर लेते हैं। तो दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल भारत का पहला सरकारी संस्थान बन गया है जिसने रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद शल्य क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की है। ठीक है, तो आपसे परीक्षा में पूछे कि भारत की पहली सरकारी संस्थान जिसने रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद शल्य क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की वो कौन सी है, तो इसका नाम याद रखिएगा, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल। यहां पर देखा जाए तो यह उपलब्धि दक्षिण एशिया में दूसरी ऐसी संस्थान बनने का भी है, दक्षिण एशिया की दूसरी ऐसी संस्था बनी है जिसके द्वारा यह उपलब्धि अर्जित की गई है। ठीक है, यहां पर चर्चा करें तो यह प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में एलाई एडाप्टिव, ठीक है, एलाई एडाप्टिव कैटरेक्ट ट्रीटमेंट सिस्टम के जरिए फोमटो सेकेंड लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी की गई जो ब्लडलेस और कंप्यूटराइज्ड गाइडेड होती है, साथ ही साथ मरीजों को अधिक सुरक्षा और बेहतर परिणाम भी प्रदान करती है। यानी कि यहां पर ब्लेडलेस प्रक्रिया है, पूरी तरीके से रोबोटिक है, ब्लेडलेस प्रक्रिया है, फोमटो सेकेंड लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी होती है ये। ठीक है, और इसके जरिए देखा जाए तो सटीक परिणाम भी प्राप्त होते हैं, जो जैसा परिणाम हमको चाहिए वैसा ही परिणाम इस प्रक्रिया में प्राप्त भी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पहला रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद शल्य क्रिया किसके द्वारा संपन्न की है, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के द्वारा संपन्न की गई है। आइए आगे देखते हैं। यहां पर जो भारत और कनाडा का संबंध है उसमें धीरे धीरे सुधार दिख रहे हैं, और उसका कहीं ना कहीं देखा जाए जो हमारे उच्चायुक्त हैं उनकी नियुक्ति और उनकी नियुक्ति से संबंधित जो पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए तो दिनेश के पटनायक बने कनाडा में भारत के उच्चायुक्त, चर्चा कर लेते हैं। तो वरिष्ठ राजनयिक दिनेश के पटनायक, ये देखा जाए आईएफएस ऑफिसर 1990 बैच के, वर्तमान में स्पेन में भारत के राजदूत हैं। इनको कनाडा में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो नाम पूछा जा सकता है आपसे कि कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त कौन है, तो इनका नाम है दिनेश के पटनायक। ये पहले स्पेन में राजदूत थे भारत के। आगे देखा जाए वहीं पर जो क्रिस्टोफर कूटर है, ये क्रिस्टोफर कूटर को भारत में कनाडा का नया उच्चायुक्त बनाया गया है। ठीक है, भारत में कनाडा का नया उच्चायुक्त कौन बने हैं, इनका नाम है क्रिस्टोफर कूटर। इन दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा, दिनेश के पटनायक। देखा जाए तो दोनों देशों के बीच, भारत और कनाडा के बीच में जो संबंध है उन संबंधों में सुधार हो रहा है, और उसी संबंधों में सुधार के दृष्टिगत देखते हुए ये पॉइंट्स आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि दिनेश के पटनायक कनाडा में भारत के राजदूत बने हैं या उच्चायुक्त बने हैं। और उसी प्रकार देखा जाए तो भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कौन बने हैं, इनका नाम है क्रिस्टोफर कूटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुजरात में होगा 70वां फिल्म फेयर अवार्ड समारोह। ये 70वां फिल्म फेयर अवार्ड समारोह जो है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, गुजरात में किया जाएगा। आइए पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। तो गुजरात में 70वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025 आयोजित होगा। यहां पर देखें, इसके लिए गुजरात पर्यटन और वर्ल्ड वाइड मीडिया के बीच गांधीनगर में एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो गुजरात पर्यटन और वर्ल्ड वाइड मीडिया के बीच में गांधीनगर में एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है, और जिसके तहत होगा क्या कि 70वां फिल्म फेयर अवार्ड जो है इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। समारोह की घोषणा और ट्रॉफी जो है, ट्रॉफी है ब्लैक लेडी, इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो इस ट्रॉफी का अनावरण मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में किया गया था। ठीक, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 70वां फिल्म फेयर अवार्ड किस राज्य में होगा या कहां पर होगा, तो गुजरात में होगा इस बार। और फिल्म फेयर अवार्ड से संबंधित जो पॉइंट्स होते हैं वो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। आयोजन से संबंधित ही सवाल देखा जाए, एक बार गोवा में आयोजित हुआ था, वो सवाल पूछा गया था, राज्य ही पूछ लिया था। मुंबई में आयोजित हुआ था, उसके बारे में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो स्टेट आप याद रखिएगा, गोवा, मुंबई। चलिए आगे चलते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल का नाम आपने सुना होगा, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल का नाम सुना होगा। अब उर्जित पटेल जो है ये आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए। ठीक है, इनकी नियुक्ति की गई है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर। आइए चर्चा करते हैं। तो भारत के वैश्विक आर्थिक मंचों पर बढ़ते प्रभावों को दर्शाते हुए देखा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में यानी कि आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक, ठीक है, कार्यकारी निदेशक
नियुक्त किया गया है। यहां देखा जाए तो यह नियुक्ति 28 अगस्त 2025 को औपचारिक रूप से घोषित की गई। 28 अगस्त 2025 को औपचारिक रूप से देखा जाए यह नियुक्ति घोषित की गई। और इस प्रकार ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आईएमएफ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है, किसे बनाया गया है। तो उर्जित पटेल जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, उनको अब देखा जाए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया आईएमएफ का। आगे देखें राष्ट्रीय खेल दिवस, अंतिम पॉइंट है, राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में चर्चा करते हैं। यहां देखा जाए तो राष्ट्रीय खेल दिवस 2025, अब ये राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 हर साल कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। बेसिकली मेजर ध्यानचंद्र जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र की याद में देखा जाए हर साल जो 29 अगस्त का दिन होता है, इस 29 अगस्त के दिन को मनाते हैं हम लोग किस रूप में? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहां पर 2025 के लिए थीम क्या है? जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस का थीम क्या है? थीम है इसका शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने हेतु खेल। ठीक है, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल, यह है इसका मुख्य विषय। अब आइए कुछ प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें से कौन सा सही संयोजन है? कौन सा सही संयोजन है ये आपको बताना है। गुजरात भागलपुर जमालपुर तीसरी लाइन, बिहार फुरकटिंग न्यू तिनसुकिया डबलिंग, असम सिकंदराबाद सनतनगर वाडी, और यहां पर देखा जाए चौथा गुजरात देसलपुर हाजीपीर लूना नई रेल लाइन। इनमें से कौन सा सही संयोजन है? गलत नहीं, सही संयोजन पूछा है, आपको बताना है चारों में से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे असुरक्षित शहर महिलाओं की सुरक्षा भावना के संदर्भ में कौन सा पाया गया? मुंबई, दिल्ली, गैंगटोक या आइजोल? सबसे असुरक्षित शहर आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भारत का पहला नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क किस नीति के तहत लॉन्च किया गया है? स्टार्टअप इंडिया नीति, मेक इन इंडिया नीति, बायो E3 नीति या आत्मनिर्भर भारत नीति? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हिमाचल प्रदेश ने देश का पहला राज्य समर्थित बायोचार कार्यक्रम शुरू किया है। इसका पहला संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? इसका पहला संयंत्र कहां पर स्थापित होगा? शिमला में, नेरी हमीरपुर में, मंडी में या सैलोन में? ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, कमेंट में आप बताएं। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में भारत का पहला सरकारी संस्थान कौन सा बना जिसने रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद शल्य क्रिया को संपन्न किया है? एम्स नई दिल्ली, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, यहां पर देखा जाए SGPGI लखनऊ या PGI चंडीगढ़। ये 5 प्रश्न आपसे मैंने पूछे हैं और इन 5 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया करें। जिस उम्मीद से मैं प्रश्नों को पूछता हूं उसी उम्मीद से मैं चाहता भी हूं कि आप प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, और देखा जाए तो प्रश्नों के जवाब सीमित होते हैं, तो आप लोग भी अपनी भागीदारी दिखाते रहें। जैसे हम आपके लिए डेली देखा जाए आप भागीदारी दिखाते ही हैं। आपके साथ जुड़ाव महसूस करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जो सारे प्रश्न मैं आपसे पूछूं, आप अन्य कमेंट करते हो तो ठीक है, अन्य कमेंट आप करें, बेझिझक करें, लेकिन हमारा आपसे जुड़ाव तभी महसूस होगा, मुझे पर्सनली आपसे जुड़ाव तभी महसूस होगा जब आप इन प्रश्नों का लगातार उत्तर देते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 सवाल पूछे गए हैं, 5 सवालों का उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं और इस वीडियो को करते ही पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।